कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है, आपकी प्रसन्नता बनी रहे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, ऐसी कामना। ठीक है, मुस्कुराहट कब बनी रहती है, अंदर से उत्साह कब बना रहता है, जब हम लोगों से कुछ अच्छा होता रहता है। ठीक है, कुछ अच्छा होता रहे, इसी सीक्वेंस में हम लोग आज मिले हैं। कहाँ? प्रश्नावली 6.2 में। 6 का मतलब अध्याय 6। अध्याय 6 क्या है बेटा? त्रिभुज है। त्रिभुज से संबंधित एक सेशन हम लोगों ने कर लिया है कल। ठीक है, पिछले सेशन में हमने एक सेशन किया है किससे संबंधित? त्रिभुज से संबंधित। प्रश्नावली 6.1 किया है। 6.2 का इस सेशन में हम लोग परिचय देखेंगे और उसमें कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समाधान करेंगे, प्रश्नों का समाधान लिखेंगे। ठीक है, तो पहली प्रमेय है, 2 प्रमेय है इसमें। एक प्रमेय है 6.1, एक प्रमेय है 6.2। 6.1 को हम थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, यह अनुपात से संबंधित प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि क्या कहता है बेटा? किसी भी त्रिभुज में तो इसको थोड़ा सा हम देखो, ये प्रमेय क्या है बेटा? थोड़ा सा अलग हट करके है। इससे संबंधित प्रश्न तो खूब आते हैं, लेकिन ये इसकी प्रूविंग कभी कभार आती है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभार आती है तब भी हम लोग करेंगे। ठीक है, और मन लगा के करेंगे। ठीक है, कहता है कि किसी भी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, अब ये समझ लो आपको दिया है। कहता है कि किसी भी त्रिभुज में, तो समझ लो कि आपको ये त्रिभुज ABC दे रखा है। ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर, मान लो ये भुजा BC है, इसमें 3 भुजा है ना बेटा, तो कोई भी आप एक भुजा ले सकते हो। BC के समांतर एक रेखा खींच दो, या AB के समांतर ऐसे एक रेखा खींच दो। ठीक है, या CA के समांतर एक ऐसे रेखा खींच दो। किसी भी एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए, मान लो ये BC है, BC के समांतर, तो रेखा बेटा A से भी जा सकती है, लेकिन A से ना हो जा करके ये किसी 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। क्या करे बेटा? प्रतिच्छेद करे 2 बिंदुओं पर, 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाओं के अनुपात को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ये C है, ये D है, तो क्या लिखें? दिया है। इसको प्रूविंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? जो ये चीज है इसी को हमने फिगर में डाल दिया है और उसी चीज को हम लिख देंगे। दिया है एक त्रिभुज ABC, क्या बेटा? ABC। ठीक है, जिसमें CD पैरेलल टू, समांतर है किसके बेटा? BC के। बस इतनी सी बात दे रखा है कि किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेदित करे, यानी कि बाहर से निकल जाए। क्यों? BC के समांतर तो भाई कहीं A से भी रेखा जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। BC के समांतर वह रेखा खींचना है जो AB और AC को प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे बेटा। ठीक है, जिसमें तो क्या होगा? तो क्या होता है बेटा? तो 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। जो AB है और AC है वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। एक हेडिंग हो गई, ये दिया है ना बेटा, और एक लिख लेंगे बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है बेटा? AC बटे CB, ये तो हुआ ना। AB को C कैसे विभाजित करती है? AC अपान CB,
ऐसी डी कैसे करती है, ए डी अपॉन डी सी। कहता है ये अनुपात बराबर होते हैं। बात समझ पाए बेटा। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में यदि सी डी बराबर क्या बेटा, सी डी पैरेलल है बीसी के, तो ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ये है सिद्ध करना। तो ये दिया है, ये सिद्ध करना। ये हम लोगों ने कहां से लिया बेटा, ये प्रमेय से ही ले लिया है? क्या कहता है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, कौन सी भुजाएं, ए सी ए बी और ए डी। अनुपात क्या बन जाएगा बेटा, ए सी और सी बी का, ए सी अपॉन सी बी, इसका बन जाएगा ए डी अपॉन डी सी। एक ही अनुपात का मतलब ए सी अपॉन सी बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। वेरी गुड, बस ये हो गया, दिया है, ये है सिद्ध करना। अब इसमें कोई कोई चीजें खास करके प्रमेय में हमको याद रखनी पड़ती है बेटा, मेमोराइज करना पड़ता है। क्या कि इसमें कुछ हमको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमको याद रखना है कि क्यों कुछ गलत लिखी थी ना बेटा, यहाँ डीई लिखना लेना चाहिए, क्योंकि सी यहाँ तो है, यहाँ क्या लिखना है, डीई। ठीक है, तो हम लिखेंगे डीई पैरेलल टू बीसी। क्या लिखेंगे, डीई। ठीक है, फिर हो जाएगा ये अनुपात डीई, क्या हो जाएगा बेटा, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है बेटा, फिर हम क्या करेंगे, रचना हमको याद रखनी है। क्या करेंगे, डी को सी से मिला देंगे। ठीक है बेटा, और बी को ई से मिला देंगे। ठीक है, अब दो त्रिभुज दिखने लगे होंगे ना बेटा। डीई को यदि हम बेस मान लें तो डीई बी एक त्रिभुज है और डीई सी एक त्रिभुज है। डीसी पे ही दो त्रिभुज खड़े हैं बेटा, पहचान लो बेटा कैसे। डीई बी एक त्रिभुज है और डीई सी एक त्रिभुज है। क्यों? कौन सा बेटा? देखो बेटा, डीई बी एक त्रिभुज हो गया, डी एक त्रिभुज है ना बेटा ये, और एक त्रिभुज ये है, कौन सा, डीई सी। एक त्रिभुज ये है। ठीक है, क्यों बेटा, सही है ना। तो ये दो त्रिभुज हैं किस पे, डीई पे बेस्ड। और एक चीज और करेंगे, क्या करेंगे बेटा, हम डी से, क्या बेटा, डी से परपेंडिकुलर डालेंगे एसी पे। कहा, एसी पे, एसी पे डी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से आएगा ना बेटा, ई है ये, इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, और ऐसे बेटा ई से परपेंडिकुलर डालेंगे बी ए पे। ये दो कंस्ट्रक्शन है, ये आपको याद रखना है। इसका नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि हम पहले हमारे पास केवल क्या था बेटा, ए बी सी एक त्रिभुज था जिसमें डीई एक लाइन थी जो बीसी के पैरेलल थी, बीसी के समांतर थी। हमने क्या किया, रचना में डी को सी से मिला दिया और ई को बी से मिला दिया। फिर क्या किया, ई से किस पे बेटा, बी ए पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, बी एफ। और यहां से बेटा डी, क्यों, ये डीई है, ये एफ और जी मान लो। ठीक है, डीई से एफ और ये जी। ठीक है, डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया किस पे, सी ए पे, डी एफ। और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया बेटा ई से बी ए पे, ई जी। बस इतनी सी बात है बेटा। ठीक है, क्या लिखें, इसी चीज को हम रचना के रूप में लिख लेते हैं। दिया है ये हो गया, फिर लिखेंगे क्या, रचना, कंस्ट्रक्शन। ये चीज हमको याद रखनी पड़ेगी।
रचना क्या है बेटा, डी और डी को सी से, बिंदु बिंदु डी को सी से तथा डी को सी से तथा ई को बी से मिलाया। तथा क्या बेटा, डी से सी ए पर एक लंबवत रेखा डी एफ, क्या बेटा, डी एफ खींचा। मतलब डी एफ परपेंडिकुलर है किस पे बेटा, सी ए पे। इसी प्रकार क्या बेटा, ये डी एफ हो गया ना। अब इसी प्रकार ई जी परपेंडिकुलर ऑन बी ए खींचा। ठीक है। अब एक बात हम शुरू में बता देते हैं आपको, ये आगे काम आने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा चीजें मिक्सअप नहीं है, अभी सब साफ सुथरी दिख रही हैं, तो इस चीज को हम अभी यही क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज देखो बेटा, डीई और बीसी दो समांतर रेखाएं हैं, है ना बेटा। डीई और बीसी दो समांतर रेखाएं हैं, और दो समांतर रेखाओं के बीच में यदि एक ही आधार पे दो त्रिभुज खड़े हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है? हम लोग ने प्रमेय पढ़ा था बेटा, कि जैसे मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं ऐसे कहीं भी, ठीक है, इसमें कोई भी, चाहे यहां से बेटा चाहे यहां से, कोई एक बेस मान लो, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब ए बी को ऊपर जो समांतर रेखा है ना बेटा, उसमें कहीं किसी भी एक पॉइंट से मान लो हम ए को मिलाते हैं और उसी पॉइंट से बी को मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बन गया, मान लो ये सी हो गया। और इसी रेखा पे जो समांतर रेखा है, इस पे कोई दूसरा पॉइंट ले लें, कहीं भी ले लें बेटा, और उसको भी ए और बी से मिला दें, मान लो ये डी है, ठीक है। और एक और पॉइंट ले सकते हैं, कहीं भी ले लो बेटा, ठीक है। मान लो ये यहां मान लेते हैं ना, मान लो ये ई है, ठीक है। तो ई को यदि हम ए से मिला देते हैं और ई को यदि हम बी से मिला देते हैं तो ये सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। कौन कौन से त्रिभुज बेटा, त्रिभुज सी ए बी बराबर होगा त्रिभुज डी ए बी बराबर होगा त्रिभुज ई ए बी, त्रिभुज ई ठीक है। क्यों? अच्छा, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, समझ सकते हो बेटा, ठीक है। ये चीज हो गई ना बेटा, हमने बेस ए बी को मान लिया, ठीक है। सी कोई एक पॉइंट है तो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, या ए डी बी एक त्रिभुज हो गया, ए ई बी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं बेटा, क्या हम बेस को हम ऊपर मान लें, कहा मान लें, इस ऊपर वाली लाइन पे मान लें, ठीक है, और नीचे कहीं भी हम मिलाते रहें। यही सिचुएशन है यहां बेटा, ये डी और ई बेस लाइन है, ठीक है, और डी ई को सी से मिलाया है, एक सिचुएशन ऐसे दिख रही है बेटा, और एक सिचुएशन ऐसे दिख रही है, बी ई को बी से मिलाया है और डी को बी से मिलाया है, ठीक है। अब देखो इस पे डीई पे खड़ा है बेटा, ये एक त्रिभुज डीई बी है और एक त्रिभुज है डीई सी, ठीक है। तो इन त्रिभुजों का भी क्षेत्रफल बेटा बराबर होगा। ये त्रिभुज जो है और ये त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया डीई बी
कौन सा त्रिभुज बेटा, डीईबी और दूसरा डीईसी, इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच में निहित है। कहाँ है बेटा? दो समांतर रेखाओं के बीच में, और उनका आधार एक ही है, डीई। ठीक है, तो जब आधार एक हो, कोई जरूरत नहीं कि ऊपर है तो ये आधार नहीं माना जाएगा बेटा, गणित में ऐसा नहीं है। आप इसको पलट दोगे तो डीई नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही आधार किसको कहेंगे बेटा, जिसमें त्रिभुज खड़ा है। त्रिभुज किस पे खड़ा है बेटा? डीई पे। डीईबी जो त्रिभुज है उसका आधार क्या बेटा? डीई। और जो डीईसी त्रिभुज है उसका आधार है डीई, तो आधार एक ही हो गया और दो समांतर रेखाओं के बीच में है। ठीक है, डीई और बीसी समांतर है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। यही चीज हम यहां लिखना चाह रहे हैं बेटा। क्या लिखें? चूंकि, क्या लिखा बेटा? चूंकि त्रिभुज डीईबी तथा चूंकि त्रिभुज डीईबी तथा डीईसी तथा त्रिभुज डीईसी तथा त्रिभुज डीईसी एक ही आधार क्या बेटा? एक ही आधार डीई तथा दो समांतर रेखाओं डीई और बीसी के बीच स्थित हैं। अतः क्षेत्रफल किसका बेटा? त्रिभुज डीईबी बराबर त्रिभुज डीईसी। ये बहुत काम की चीज है इस प्रमेय को सॉल्व करने के लिए बेटा। ठीक है, ये त्रिभुज जो है इसका एरिया और इस त्रिभुज का एरिया दोनों बराबर होगा। बस इसको हमने यहां नोट कर लिया बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा? एरिया निकालेंगे। अच्छा, एरिया किससे निकालेंगे? त्रिभुजों का एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित फार्मूला होता है क्या बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। उस कॉन्सेप्ट पे हम बेटा इस त्रिभुजों का एरिया निकालेंगे। हमको क्या प्रूव करना है बेटा? एडी। क्या प्रूव करना है? एडी। ऐसे याद रखेंगे, एडी अपॉन डीबी याद को लाना है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? कौन सा त्रिभुज निकालेंगे जिसका आधार एडी है? तो इसका ये त्रिभुज हो जाएगा एडीई। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया था। ये रचना हो गया ना। अब यहां से क्या लिखते बेटा? प्रमाण। कोई याद नहीं आ रहा है करेक्ट। ये सिद्ध करना हो गया, ये रचना हो गया। ठीक है, रचना के बाद प्रमाण जो सिद्ध करना है। सिद्ध करना को अभी हम प्रमाण मान लेते हैं। ठीक है, डीईबी तथा डीईसी एक ही आता है। यहां हम एक हेडिंग डाल देंगे प्रमाण। ठीक है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? एक ये हो गया
सिद्ध करना हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, और ये क्या बेटा प्रूफ है, प्रूफ। प्रूफ लिखते हैं ना बेटा कि जो हमको प्रूव करना था, ये चीज प्रूव करना था, उसका प्रमाण ये है। ठीक है, और बढ़िया कुछ हिंदी होगी तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा प्रमाण। तो अब क्या करें, क्या लिखें बेटा, अब त्रिभुज ADE में अब क्षेत्रफल, क्या बेटा, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE कितना हो जाएगा बेटा, हाफ। ठीक है, बेस को आप AD मान लो। ठीक है, अब AD पे E से परपेंडिकुलर क्या है, EG, इंटू EG डाल देंगे। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये ADE एक त्रिभुज है और E से परपेंडिकुलर EG है, तो बेस यदि हमारा AD है तो परपेंडिकुलर हमारा EG है, तो हाफ AD इंटू EG हो गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब दूसरा वाला त्रिभुज ले लो बेटा। दूसरा वाला त्रिभुज है EDB, जिसमें DB आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दें बेटा आपको, देखो जो ADE है ना, ये कैसा त्रिभुज है। इसमें ये कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा है। देखो बेटा, यदि ये अधिक कोण त्रिभुज है ना बेटा, ठीक है, ये E है, ये मान लो E है, और ये D है, ये B है, और ये D है। ठीक है बेटा, अब यहां यदि हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे DB पे, तो DB पे परपेंडिकुलर कहां आएगा, BD के बढ़े हुए भाग पे आएगा, ये परपेंडिकुलर आएगा बेटा। जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई ये EG वाली ऊंचाई हो जाएगी। क्या बात समझ पा रहे कि नहीं? तो ये BD है, ये अधिक कोण त्रिभुज है बेटा, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से डालेंगे, ये आधार से बाहर जाएगा, आधार के बढ़े हुए भाग पे जाएगा। बाहर का मतलब दाएं बाएं कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, BD के बढ़े हुए भाग पे जाएगा, तो ये कहाँ आया है बेटा, G पे आया है, तो इसका जो क्या है बेटा, जो ऊंचाई है वो GE हो जाएगी। तो इसी चीज को हम यहां लिख लेते हैं बेटा, क्षेत्रफल किसका, DBE, क्या बेटा, DBE बराबर हाफ। ठीक है, बेस तो इसका भी BD है, और जो ऊंचाई है इस त्रिभुज की भी ऊंचाई बेटा EG ही है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर EG ही आया है बेटा। EG कहाँ है, E से परपेंडिकुलर डाला गया है किस पे, BD पे, तो BD के अंदर ना होकर के BD के बढ़े हुए भाग पे पड़ेगा। अभी हम लोगों ने देखा ना बेटा कि कोई भी एक अधिक कोण त्रिभुज है, और इस शीर्षक से इस बिंदु से आप परपेंडिकुलर डालते हो, तो यहाँ अंदर कहीं नहीं आएगा बेटा, परपेंडिकुलर ये आएगा, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ये हो जाएगी बेटा। ठीक है, यही चीज हमने वहां लिखा है। जो त्रिभुज है EDB या DBE, इसकी ऊंचाई होगी, E से परपेंडिकुलर डालेंगे, EG हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो बेटा। हमको रेशियो के फॉर्म का लाना था, AD/DB, तो देखते हैं बेटा, 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अतः त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DBE बराबर 1/2 गुणे AD गुणे EG, अब बटे 1/2 गुणे BD गुणे EG। अब देखो बेटा, 1/2 कैंसिल हो गया, EG कैंसिल हो गया, तो जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल था उसका अनुपात आ गया AD/BD, AD/DB, AD को DB को या BD को एक ही बात हो गई। अथवा ये अब है ना,
अथवा त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी बी ई बराबर ए डी अपान पी डी। ठीक है, वह 1 और 2 डाल दिया था ना बेटा, तो यहां ए डाल दो। ठीक है, अब ऐसे यही काम बेटा हम यहां करेंगे। यहां भी 1 डाल रखा ना, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 डाल दो, इसको 3 डाल दो बेटा। ठीक है, इसको ए डाल दिया। पुनः पुनः क्षेत्रफल। अब त्रिभुज हम बेटा वही पकड़ेंगे, कौन सा, ए डी बी में, लेकिन हम अब बेस ले लेंगे ए ई को। क्यों, त्रिभुज तो वही है ना बेटा, चाहे ए डी ई को हो चाहे ए ई डी को। हमने ए डी ई कहा था, ए डी ई कहा था, अब हम चाहे तो ए ई कह सकते हैं, बेस इसको, लेकिन त्रिभुज तो यही आएगा बेटा। तो या ए डी ई कह लो, क्षेत्रफल ए डी ई बराबर कितना आ जाएगा, हाफ, बेस को हमने ए ई मान लिया, ए ई। ठीक है, और ए ई पे परपेंडिकुलर क्या आया है, डी एफ। ठीक है, तथा क्षेत्रफल क्या बेटा, ए डी ई हो गया था ना, अब हम लिखेंगे डी ई सी। क्या बेटा, डी ई सी, डी ई सी बराबर 1/2 ई सी। अब ई सी के बढ़े हुए भाग पे डी से परपेंडिकुलर जो डाला गया बेटा वो डी एफ है, तो हम क्या लिख लेंगे, इंटू डी एफ। अब यही चेंज कर लेते हैं बेटा, क्यों, डी ई सी बराबर डी ई बी आया था, ये डी ई सी है ना, तो डी ई सी के जगह पे हम डी ई बी लिख सकते हैं, डी ई बी लिख लें। क्यों बेटा, अब ये इसको भी मिटा देते हैं। सिद्ध करना तो हमको पता चल ही गया कि क्या सिद्ध करना। ठीक है, यही चेंज कर लो बेटा। चूंकि डी सी ई त्रिभुज डी ई सी कह लो, डी ई सी बराबर त्रिभुज डी ई बी। तो बेटा ये जो डी ई सी की जगह पे था, डी ई सी की जगह पे डी ई बी लिख लेते हैं। क्या लिख रहे हैं बेटा, डी ई बी। जो ये वाला त्रिभुज है डी ई सी की जगह पे हम डी ई बी लिख लें, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे डी ई सी की जगह पे डी ई बी लिख लें। इसलिए त्रिभुज डी ई बी बराबर हाफ इंटू ई सी इंटू डी एफ। ठीक है, क्यों, या ये आ गया, इसको फोर्थ मान लो, ये फिफ्थ मान लेते हैं। अब 4/5 कर लें। बात समझ पाए कि नहीं बेटा, जो डीई सी था, डीई सी को हमने कन्वर्ट कर दिया है डीई बी में, तो यहां से लेंगे ना बेटा एडीई, इसको मान लेते हैं फोर्थ, और फिर हमारा ये आया है। ठीक है, तो 4/5 कर दें, तो एडीई अतः त्रिभुज एडीई बटे इसका देते ना एडीई बटे डीईबी। कितना आ गया बेटा, यहां था हाफ ए अपान हाफ ए इंटू डी एफ, हाफ ए इंटू डी एफ। यहां क्या बेटा, हाफ ई सी इंटू डी एफ, ई सी इंटू डी एफ। ठीक है, ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया बेटा,
DF DF कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये कितना हो गया, AE अपान EC, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEB बराबर AE अपान EC, ठीक है। यही हमको लाना था, यहाँ क्या आ गया, AD अपान DB आ गया, और यहाँ क्या आ गया बेटा, AE अपान EC आ गया। और इनके त्रिभुज जो है बराबर आ गया। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हुआ हो कि हमने कर क्या दिया। अब देखो बेटा, हमने यहाँ तो इससे तो निकाल लिया बेटा, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। त्रिभुज ADE का एरिया, त्रिभुज ADE का निकाल लिया बेटा, हाफ बेस ले लिया AD इंटू EG। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसमें भी दिक्कत नहीं हुई होगी। त्रिभुज DEB का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस है हमारा BD, आधार है BD, और ऊंचाई है EG। हमने बताया था कि BD पे जब ऊंचाई लेंगे, आधार BD को मानते हुए इस त्रिभुज की ऊंचाई लेंगे, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और परपेंडिकुलर हमारा EG जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने इन दोनों को बटे में कर दिया। पहला त्रिभुज कौन सा, ऊपर वाला ADE, और दूसरा त्रिभुज जिसमें DB है, इन दोनों को हमने बटे में कर दिया। तो हाफ हाफ कट गया और EG कट गया, तो AD अपान BD आ गया। ये यहां तक तो आपको हमारे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, हम इस तरफ आ गए, यहां भी बेटा त्रिभुज वही आ रहा है ADE, ठीक है, लेकिन हमने इसको बेस AE मान लिया। क्या मान लिया, बेस AE, और D से हमने परपेंडिकुलर डाला था, तो DF परपेंडिकुलर है, तो AE बेस है, DF परपेंडिकुलर है, तो इस त्रिभुज का एरिया AE के रूप में हो गया हाफ इंटू AE इंटू DF। यही हमने लिख लिया बेटा। ऐसे ही DEC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेस हमने EC मान लिया है और ऊंचाई बेटा DF ही रहेगी, तो हाफ AC इंटू DF हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस त्रिभुज का एरिया AE के फॉर्म का, और इस त्रिभुज का एरिया EC आधार मानते हुए हमने कर लिया। लेकिन अभी इससे पहले हमने कहा था कि ये वाला त्रिभुज, हमने यहां कहा था कि जो DEB है, ये वाला त्रिभुज DEB DEC के इक्वल है, या DCE के इक्वल है। DEC कह लो बेटा, DEC, ठीक है, क्रम सेम रखो, DEC, ठीक है। तो जो हमारा DEC था एरिया, DEC के जगह पे हमने DEB लिख लिया है। तो जो हाँ ये DEC था बेटा, वहां हमने DEB लिख लिया है, और बाकी कोई चेंज नहीं है, हाफ EC इंटू DF। अब ये मेन हो गया हमारा। तो अब हम ये है ADE वाला एरिया, और DEC के जगह पे हमने DEB लिख लिया है। तो इसका हमने क्या किया बेटा, DEB लिख लिया था ना बेटा यहाँ DEC के जगह पे, और इधर को हमने जो करते हुए लिखा है दीजिए। अब इनका जो ये समीकरण हमारा बना था 4 और समीकरण 5, समीकरण 4 क्या है, इस त्रिभुज का एरिया है, और समीकरण 5 यहां से शुरू किया था, लेकिन इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसका एरिया और इसका एरिया का अनुपात हमने निकाल लिया बेटा, हाफ ये न्यूमरेटर में रखा है और ये डिनोमिनेटर में रखा है बेटा। यहाँ हाफ हाफ कट गया, DF कट गया। तो जो अब हम यहां क्या पा गए बेटा, ADE अपान DEB पा गए, ADE अपान DEB पा गए, दिस अपान दिस। और पहले वाले समीकरण में भी यही था, दिस अपान दिस। तो देखो, जो हमारे पास समीकरण A है और समीकरण B में जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष सेम है, बायां पक्ष सेम है। यहां भी देखो बेटा, ADE अपान DBE है, ADE अपान DBE है यहाँ, ठीक है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाला गया है, और यहां भी बेटा यही है, ADE इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से निकाला गया है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकाला गया है। तो क्योंकि बायां पक्ष एक है, तो दायां पक्ष भी एक होगा। तो यही चीज हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं कि समीकरण A और B की तुलना करने पर, क्या लिखेगा,
ए और बी की तुलना करने पर। थोड़ा सा प्रमेय लंबी है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या लिखे? प्रमेय। क्या लिखे बेटा? समीकरण ए और बी की तुलना करने पर। ठीक है, बायां पक्ष एक है ना बेटा, यहां देखो ए डी ई है, जो अंश है, अंश में ए डी ई है न्यूमरेटर में, और हर में डी ई बी है या डी बी ई करो, कोई बात नहीं, डी बी ई को डी बी ई कर लो, ठीक है। तो ये बायां पक्ष सेम है तो दायां पक्ष भी सेम होगा। तो क्या लिखें? तुलना करने पर ए डी अपान बी डी, ए डी अपान डी बी कर लो, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। यही प्रूव करना था बेटा, तो हम क्या लिख लेंगे? इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बेटा? इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था ना बेटा, है? क्या सिद्ध करना था? कि किसी भी त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करे, तो वह भुजा जो है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यदि DE पैरेलल है BC के, DE समांतर है BC की, तो जो DE है AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। ये प्रूव करना था। प्रूव करने के लिए हमने बताया है कि हमको कुछ रचना याद रखनी पड़ेगी। हमको केवल दे रखा था त्रिभुज ABC, तो हमने क्या किया? DE भी दे रखा था, BC के पैरेलल एक DE है, तो हमने E को B से मिला दिया और D को C से मिला दिया। फिर हमने क्या किया? E से BD के बढ़े हुए भाग यानी BA पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया EG। फिर यही किया हमने D से CA पे एक परपेंडिकुलर DF डाल दिया बेटा। क्या डाल दिया? DF। ठीक है, ये हो गई रचना, ये हमको याद रखना है। फिर हमको क्या करना था? AD और DB का अनुपात निकालना था, AD और DB का। तो हम दो त्रिभुज लेंगे बेटा। एक त्रिभुज ऐसा लिया पहले जिसमें बेस AD है और ऊंचाई EG है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा AD हाफ इंटू AD इंटू EG। ऐसे ही बेटा हमने त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? EDB का क्षेत्रफल निकाला। कैसे? आधार बता दिया DB और ऊंचाई बता दिया EG। फिर हमने इन लोगों का क्या बेटा? रेशियो निकाला दोनों क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल का और नीचे वाले क्षेत्रफल का। तो 1/2 कट गया, EG कट गया, तो AD अपान BD आ गया। ठीक बेटा। तो AD और BD जो हमको चाहिए था LHS में, वो यहां से मिल गया। अब हम इधर आएंगे बेटा, तो इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। कैसे बेटा? AE को आधार मानते हुए, ये त्रिभुज कॉमन है बेटा, यहाँ भी हमने निकाला है ADE का एरिया और यहाँ भी निकाल लेंगे, लेकिन हम यहाँ आधार AE को मानेंगे और ऊंचाई DF हो जाएगा। तो AE इंटू DF हो गया ADE का एरिया इस तरफ से, है AE को आधार मान लिया। ऐसे ही बेटा इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे तो हो जाएगा DEC का एरिया हो जाएगा हाफ EC इंटू DF, हाफ EC इंटू DF। ठीक है, लेकिन अभी हमने एक चीज और देखी थी, क्या? कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पे खड़े हों और दो समांतर रेखाओं के बीच में हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो बेटा ये DEB का एरिया और DEC का एरिया बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आधार दोनों का एक ही है, DE पे ये भी खड़ा है, DEB भी, और DE पे खड़ा है DEC भी। तो जो हमने यहाँ DEC लिखा था ना बेटा, DEC के जगह पे हमने DEB लिख लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका आधार एक, क्षेत्रफल एक है ना बेटा। DEC का क्षेत्रफल DEB के बराबर है, तो हमने DEC के जगह पे DEB लिख लिया है यहाँ।
और इधर तो वही रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी EC इंटू DF। अब हम क्या बेटा, इस समीकरण को जिसमें ADE था और जिसमें DEB था, ठीक है, DEB है, इनका हमने अनुपात निकाल लिया। ठीक है, तो ये फिर वही बात आ गई, हाफ हाफ कट गया, DF DF कट गया। तो अब देखो ये जो समीकरण है B और समीकरण A में बायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष यहाँ भी DBE है, यहाँ भी DBE है। ध्यान रहे जो हमने किया था तब DEC था, यहाँ या क्या था, DEC था। क्योंकि DEC DEB के बराबर है तो DEC यहाँ होना चाहिए, इसके जगह पे हमने DBE लिख रखा है, DBE लिख रखा है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है। अब देखो ये आ गया, A और B में क्या हो गया बेटा, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, तो हमने दायां पक्ष लिख लिया, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। बस बहुत सुंदर बेटा, यही हमको सिद्ध करना था। वेरी गुड, इति सिद्धम। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं प्रमेय 6.2 है, प्रमेय 6.2। ठीक है, कहता है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, उसका उल्टा है, क्या है, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को ये दे रखा है A B C, ठीक है, कहता है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, AD और DB का जो अनुपात है और AE और EC का जो अनुपात है वो यदि एक है, तो क्या हो जाएगा, तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो DE समांतर हो जाएगी BC के। इसका उल्टा हमने पढ़ा था, इसमें क्या है, इसमें है यदि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, तब DE समांतर होगा BC के। इसमें क्या है, इस प्रमेय में यदि DE समांतर है BC के, तब AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। ठीक है, तो दोनों एक ही चीजों को शो करती हैं। ये प्रमेय क्या है बेटा, 6.1 6.1 थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, समानुपातिकता थ्योरम प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय। यदि DE BC के पैरेलल है तो एक ही अनुपात में आएगा बेटा। यदि अनुपात एक है, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC है, तो ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी। बस इतनी सी बात है। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं बेटा, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, दिया है, त्रिभुज की बात है, तो जो हमने त्रिभुज बनाया है इसको शामिल कर लेते हैं। दिया है एक त्रिभुज ABC तथा अनुपात एक रखना बेटा, तथा AB और AC और बिंदु D और E इस प्रकार हैं
हैं कि ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी। ठीक है बेटा, ये हो गया, दिया है, ये दिया है? अब इसमें सिद्ध क्या करना है? कि जो ए ई है वो समांतर होगी, सिद्ध करना है। क्या बेटा? सिद्ध करना है। दिया है तो भी अलग है, दिया है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? डीई समांतर बी से, ये सिद्ध करना है। ठीक है, प्रमाण, अभी प्रमाण ही लिखते हैं हम लोग, हैं? क्या लिख रहे हैं? प्रमाण। अच्छा चलो, इन्होंने कहा कि सिद्ध करो, है? क्या सिद्ध करो? डीई समांतर है बीसी के। तो हम इसमें इस प्रमेय को कैसे सिद्ध करना है बेटा? इस प्रमेय में हम ये मान लेंगे, माना कि डीई समांतर नहीं है बीसी की, माना उल्टा मान लेते हैं। कहता है भैया प्रमाण सिद्ध करो कि डी समांतर है, तो हम कह देंगे बेटा चलो मान लेते हैं थोड़ी देर, डी समांतर नहीं है, तो डी समांतर नहीं है, तो एक जो समांतर रेखा है वो हम डी से खींचते हैं बेटा, है? तो क्या लिखेंगे? माना डीई बीसी के समांतर नहीं है। ठीक है, माना डीई बीसी के समांतर नहीं है। ठीक है, तो अतः बिंदु डी से बीसी के समांतर एक रेखा, क्या बेटा? एक रेखा डीई डैश खींचा। ठीक है, मान लेते हैं ये डीई समांतर नहीं है, तो डी से एक बेटा, डी से एक समांतर रेखा किसके बेटा? डीसी के, ई डैश खींच दिया। अब देखो ई डैश क्या बेटा? डीई डैश बीसी के समांतर है। अब चूंकि डीई डैश समांतर है बेटा बीसी के, अभी हमने किया है, ठीक है, बीसी के समांतर है, इसलिए जो अनुपात है ना बेटा, वो बराबर होगा। अभी 6.1 में हमने क्या देखा कि यदि किसी रेखा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो जो डी पॉइंट है वो एडी अपान डी बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ए ई डैश अपान ई डैश सी। क्यों, यही होगा ना बेटा? लेकिन दिया कुछ और है बेटा, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी दिया है। ठीक है, परंतु बात समझो बेटा, परंतु दिया है ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी।
अब देखो हमारे हिसाब से यदि हम इसको समांतर नहीं मानते हैं, डीई डैश को समांतर मानते हैं, तो AD अपान DB इक्वल टू AE डैश अपान E डैश C आएगा। क्यों बेटा, यही होगा ना। लेकिन दे रखा है AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, तो ये क्या बताता है, क्यों LHS दोनों की इक्वल हो गए, LHS दोनों की इक्वल है, तो RHS भी इक्वल तो होंगे। तो यही चीज हम यहां लिख लेते हैं, उपरोक्त में एक और दो की तुलना करने पर एक और दो की तुलना करने पर ठीक है, AE डैश अपान E डैश C इक्वल टू AE अपान EC, AE डैश अपान E डैश C इक्वल टू AE अपान EC। तो ये क्या बताता है, क्या बताता है बेटा, कि ये E डैश और E संपाती है, एक ही बिंदु है बेटा, तभी तो बराबर होगा बेटा। AE डैश का रेशियो E डैश C से कब बराबर हो जाएगा AE और EC के, जब E डैश और E एक ही होंगे। अतः E डैश और E संपाती कह लो या एक ही बिंदु कह लो, और E एक ही बिंदु है, ठीक है। तो जो समांतर रेखा होगी वो कहीं अलग में जाकर के E पे ही आएगी, अतः बिंदु है, अतः DE समांतर है बेटा BC के। बस इति सिद्धम लिख दो, क्या लिख दें, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था बेटा। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, थेल्स थ्योरम पढ़ लिया, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, समान अनुपातिकता प्रमेय पढ़ लिया, 6.1 पढ़ लिया, 6.2 पढ़ लिया, ठीक है। 6.1 कह लो या थेल्स थ्योरम कह लो या समानुपातिकता थ्योरम कह लो, ये सब हम लोग इसलिए बार बार कह रहे हैं ताकि हमको याद रहे कि बेटा एक ही है, प्रमेय 6.1 है, थेल्स थ्योरम है और समानुपातिक प्रमेय 1 है। अच्छा, अब हमारे ख्याल से सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अब प्रश्नावली हम लोग नए सेशन में करेंगे, अगले सेशन में। अब इसमें इसका हम इसमें एक चीज और देख लेते हैं, क्या, जैसे जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है बेटा, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ABC एक क्या बेटा त्रिभुज है, और इसमें DE ऐसा है जो पैरेलल है, DE क्या है, समांतर है, किसके समांतर है, BC के। तो हमने जो थेल्स थ्योरम है, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, ठीक है, 6.1 जो प्रमेय है वो कहता है कि यदि DE पैरेलल है BC की, तो क्या हो जाएगा बेटा, AD अपान DB इक्वल टू हो जाएगा AE अपान EC, ठीक है। अच्छा, ये है ना बेटा, तो ये तो हमारी मेन थ्योरम है, ठीक है। कब है, जब है DE समांतर है बेटा BC की, और इसका उल्टा यदि ये है तो ये समांतर होगा, ये 6.2 प्रमेय है, ठीक है। अब देखो ये AD अपान DB है ना, AD अपान DB है इक्वल टू AE अपान EC है, तो आप जरूरत पड़ने पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अथवा
अथवा अथवा डी बी अपान ए डी इक्वल टू ई सी। इसको पहले कर लिए, लिख लिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर इसको डाल दिया ए। ठीक है, तो आप इसका भी ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक बेटा। अच्छा, अब इसमें यदि हम ए डी का पूरे से अनुपात निकालना चाहें, अच्छा एक चीज और बता बेटा, कि त्रिभुज ए डी ई, चलो लिख लेते हैं। अब त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या बेटा, कोण ए डी ई का बराबर है कोण ए बी सी का, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लिखते हैं बेटा, कॉमन को उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, और ये कोण डी है ना बेटा, कोण डी कोण बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, जो दो समांतर रेखाएं हैं और इस तरीके से कोई ट्रांसवर्सल रेखा है, एक रेखा से ये कोण बराबर होते हैं, तो कोण डी कोण बी के बराबर हो जाएगा, कोण डी कोण बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है बेटा, संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण है। ठीक है, और कोण ई बराबर हो जाएगा कोण सी की। क्यों? ये भी बेटा संगत कोण है। ठीक है, ए डी ई, तो क्या हो गया, ए कॉमन हो गया, डी बी के इक्वल हो गया, ई सी के इक्वल हो गया, तो ये त्रिभुज ए डी ई क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अब तो यहां से यदि समरूप हो गया, समरूप हो गया, कैसे समरूप हो गया, कोण बराबर हो गए, कोण बराबर हो गए तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो एडी का रेशियो यदि हम ए बी से निकालें तो एडी अपान ए बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपान ए सी। एक बात ये भी हो गई है, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है तो हम ऐसा भी अनुपात लिख सकते हैं। अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने ये पढ़ा, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ये पढ़ाना बेटा। तो और हम अब ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ए डी अपान ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपान ए सी। ये एक रूप बेटा ये हो गया। ये हम इसमें समझा रहे हैं ना बेटा कि एक एक दो नंबर में, एक नंबर में ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है। ये पूरा मेजरमेंट दे दिया, ये मेजरमेंट दे दिया, ठीक है, ये पूरा मेजरमेंट दे दिया, ये मेजरमेंट दे दिया, तो हम 4 मेजरमेंट है, 4 में से कोई 3 दे देगा हमको, चौथा हमसे पूछेगा, हम बता लेंगे बेटा। क्यों? ये क्लियर हो गया ना? तो बस हम इसको अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था। इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से प्रमेय 6.1 से ये भी बेटा समझना जरूरी है कि जो त्रिभुज ए डी ई है वो समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ये समरूप होगा तो ए डी का अनुपात जो ए बी से होगा वही अनुपात ए ई का ए सी से होगा। ठीक है, बस आज से हम लोग इतना ही करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने प्रमेय 6.1 देख लिया, ठीक है, कायदे से देखा बेटा, थोड़ा सा समय दे करके देखा है। ठीक है, अभी भी यदि आपको डाउट हो तो आप वीडियो पॉज करके खूब शांत मन से कंसंट्रेट होकर के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप देखो, आपको बाकायदा समझ में आएगा और समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग परीक्षा में नहीं बैठे, हड़बड़ाहट नहीं है, हमको चीजें सीखने का समय है। तो हमने 6.1 देखा, क्या देखा था उसमें कि यदि दो त्रिभुज हैं, सॉरी, यदि किसी त्रिभुज में ए बी सी में डी ई समांतर हो बी सी के तो क्या हो जाता है बेटा, ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी हो जाता है। 6.2 में हमने इसका उल्टा देखा, क्या कि यदि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी हो तो ये रेखा इस रेखा के समांतर है। ठीक है, इसी के साथ हमने अभी एक चीज और देख ली कि ये त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा ए बी सी के, तो ए डी का अनुपात
यदि हम AP से लें तो वही अनुपात AE का AC से होगा। एक चीज इसमें और आ जाएगी बेटा, DE का वही अनुपात BC से होगा। चाहो तो जोड़ लो यहां, ठीक है। क्या बेटा, DE अनुपात का अनुपात जो BC से वो बराबर होगा, ठीक है। छोटे वाले त्रिभुज का AD लिया, बड़े वाले त्रिभुज का AB लिया, छोटे वाले त्रिभुज का AE लिया, बड़े वाले त्रिभुज का AC लिया, छोटे वाले त्रिभुज का DE लिया और बड़े वाले त्रिभुज का BC लिया। बस इतनी सी जानकारी के आधार पे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और यदि आप बेटा हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।